अच्छा, लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। मोस्ट कंट्री है वो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। यहाँ पे टर्म यूज हुआ है मोस्ट। इसका ये मतलब है कि ज्यादातर मुमालिक जो है वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज मौजूद है, यानी इस दुनिया की तमाम मुमालिक के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज नहीं है। लेकिन ज्यादातर मुमालिक ऐसे हैं, कुछ मुमालिक ऐसे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन मुमालिक के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज मौजूद है। जिस तरह सिविल लॉज है, इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की भी लॉज मौजूद है, कवानीन मौजूद है इन डेवलप्ड कंट्रीज में। मोस्ट फेलियर्स टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड कैंडिडेट प्रोसिक्यूशन। अब इन मुमालिक के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो वही मुल्क के कानून फॉलो नहीं कर रहा। तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जाती है, यानी अदालती कार्रवाई की जाती है। जिस तरह हम अगर सिविल लॉज नहीं मानते, कोई बंदा किसी मुल्क के कवानीन अगर नहीं मानती, तो जाहिर बात है उस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी एजेंसी होते हैं जो इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। पुलिस फोर्स है, अदालती सिस्टम है हमारा, तो वही एनफोर्समेंट एजेंसी उनके खिलाफ एक्शन लेती है। उनको फाइन किया जाता है, इम्प्रेजन किया जाता है, जेल में डाला जाता है। तो इस तरह निज़ाम रेगुलेट होता है। अब इन ममालिक के अंदर जो कि डेवलप कंट्रीज है, उनके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज भी मौजूद होते हैं और वहां पे एनफोर्समेंट एजेंसीज भी मौजूद होते हैं। तो वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज रेगुलेट किया जाता है, यानी कंपनीज के ऊपर लागू किया जाता है। और जो कंपनी वो नहीं मानती तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनको सील किया जाता है, उनके प्रोडक्शन, उनके ऑपरेशन स्टॉप किया जाता है, उसकी टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन या उन पे जुर्माना लगाया जाता है। द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। अब हम पढ़ेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज कहाँ से बनती है, किस तरह लॉज बनते हैं। जिस तरह किसी मुल्क के अंदर कानून बनता है तो असेंबली से पास होते हैं, सेनेट से, और फिर प्रेसिडेंट उस पे साइन करके वही उस मुल्क के कानून बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज किस तरह बनती है? अगर हम पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करना होगा, कहाँ से गाइडेंस लेनी होगी, किस तरह हमने लॉज को बनाना होगा। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज कहाँ से आती है, सिस्टम स्टैंडर्ड कहाँ से बनती है। तो दुनिया में एक इदारा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, ये ओफो A5S। आप अपना नेट चेक करें काइंडली, आपका इंडिविजुअल मसला होगा। तो अपना नेट चेक करें, सिग्नल चेक करें। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में एस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, पहले जंग अजीम के बाद। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो फोकस था, मेन मकसद जो था, वो वर्कर की, लेबर की सोशल जस्टिस, माशी और माशरती इंसाफ, वर्कर्स को, लेबर को उनका माशरती और माशी इंसाफ दिलाना था। यानी उनका जो बुनियादी हुकूक है, माशी हुकूक है, माशरती हुकूक है, तो इसके हवाले से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था 1919 में। अब यहाँ पे आप फोकस रखिए कि यहाँ पे हम डिस्कस करती हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज कहाँ से आती है, स्टैंडर्ड कहाँ से बनती है, हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज कहाँ से बनती है, बुनियाद क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज का। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। बुनियादी मकसद सोशल जस्टिस, लेबर को उनका सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, इंसाफ फराहम करना था।
फिर एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना, तो इस इदारे को मजीद मजबूत बनाने के लिए ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बन गई 1945 में। 1919 में बना था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बन गई। अच्छा, सिट इंटरनेशनल, अच्छा, मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर। अब आईएलओ की दुनिया में ज्यादातर ममालिक ऐसे हैं कि वो आईएलओ के मेंबर्स हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं। आजकल तकरीबन 187 या 188 ममालिक इस तरह है कि वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, उनके पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है। Set international standards for health and safety by publishing convention and recommendation। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही वो पहला इदारा था जिन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से काम स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने जो बुनियाद रखी वही उनका काम जो है, उनका जो स्ट्रगल है, वो दुनिया की ममालिक में हेल्थ एंड सेफ्टी की लाज की शक्ल इख्तियार कर गए। तो 1981 में बाकायदा तौर पर, 1919 में आईएलओ बना था, 1981 में उन्होंने बाकायदा तौर पर हेल्थ एंड सेफ्टी में काम स्टार्ट किया। यानी 1981 में सबसे पहले उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी में काम स्टार्ट किया। 1981 से पहले वो सिर्फ वर्कर की हुकूक के बारे में, यानी उनकी माशी हुकूक, उनकी माशरती हुकूक के हवाले से वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन ये भी वर्कर का एक हक है कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। लिहाजा 1981 में उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी में बाकायदा तौर पर अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, और उन्होंने क्या किया, एक कन्वेंशन पब्लिश की, एक कन्वेंशन और एक रिकमेंडेशन। अब कन्वेंशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1981 में उनके जो मेंबर स्टेट थे उनको जमा किया, और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उन्होंने एक एग्रीमेंट की, और उसको कन्वेंशन का नाम दिया, आई ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कन्वेंशन C-155 1981, ये नाम दिया। इस कन्वेंशन में मेंबर्स की ममालिक के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हुई, और उस एग्रीमेंट का मेन थीम ये था कि हम वर्कर को काम के दौरान उनको महफूज हादिसात से महफूज किया जाए। अब ये एग्रीमेंट तो उन्होंने साइन की, ये एग्रीमेंट तो उन्होंने किया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई गाइडेंस नहीं था कि प्रैक्टिकली किस तरह हम वर्कर को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फराहम करेंगे। यानी उन्होंने तो वर्बली तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन की कि हम उनको महफूज करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ रियलिटी में कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं था कि किस तरह हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये कोई गाइडेंस मौजूद नहीं था। लिहाजा उन्होंने रिकमेंडेशन, एक डॉक्यूमेंट शाया किया, सिफारिशात, प्रपोजल्स। तो उस रिकमेंडेशन को उन्होंने नाम दिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिकमेंडेशन R-164। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ कन्वेंशन है, और मुख्तलिफ औकात में उन्होंने कन्वेंशंस की। अभी तक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तकरीबन 188, आई थिंक 188 कन्वेंशन है, 188। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उन्होंने जो कन्वेंशन किया, वो कन्वेंशन था C-155। तो ये एग्रीमेंट उन्होंने की, और इस एग्रीमेंट की प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट शाया किया, और उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने नाम दिया रिकमेंडेशन का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिकमेंडेशन R-164। फिर उस रिकमेंडेशन में उन्होंने गाइडेंस दिया कि किस तरह हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हादिसात को में
बचाएं, हादिसात को प्रिवेंट करेंगे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हम अपने वर्कर को किस तरह महफूज बनाएंगे। आप आईएलओ की वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ CR 164 सर्च करें और C155 सर्च करें, तो R 164 में आपको डिटेल गाइडेंस, हर एक्टिविटी के हवाले से आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस तरह हमने मुख्तलीफ एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करेंगे तो वर्कर को उन एक्टिविटीज के दौरान किस तरह हमने महफूज करना है। तो उन्होंने हमें एक स्टैंडर्ड दिया, एक रिकॉग्नाइज, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड हमें दे दिया, एक एसओपीज उन्होंने डेवलप किया असल में। फिर वही स्टैंडर्ड मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हर मुल्क ने वही स्टैंडर्ड अपनी मुल्क के अंदर इसको कानून का दर्जा दिया, लॉ में कन्वर्ट किया। आप पाकिस्तान के पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट वो आप देखें, तो पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट में जो चीजें हैं वो भी आईएलओ कन्वेंशन और रिकमेंडेशन से कॉपी की गई है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने असल में बुनियाद रखी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड का। और अब जो मुल्क अपने मुल्क के अंदर जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी की स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने गाइडेंस लेना होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन से और रिकमेंडेशन से। तो बाकायदा तौर पर सेफ्टी में जो स्टैंडर्ड का बुनियाद रखा गया वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की। अब कन्वेंशन क्या है? क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस और पॉलिसीज टू इंप्लीमेंट देयर प्रोविजन। कन्वेंशन में जो जो मेंबर स्टेट थे उन्होंने एग्रीमेंट किया कि ये एग्रीमेंट हम मानेंगे, हम बाउंड होंगे कि ये एग्रीमेंट्स जो हमने की कन्वेंशन में 1981 में, ये हम मानेंगे, ये हम पूरा करेंगे अपने मुल्क के अंदर। नो लीगल अथॉरिटी अनलेस रेक्टिफाइड बाय द मेंबर स्टेट एंड टू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर। अब ये कन्वेंशन तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेंशन तो बना ली, मेंबर्स ने उसको साइन भी किया, लेकिन इसको लीगल स्टेटस, कानूनी स्टेटस इसको हासिल नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कानूनी पावर नहीं है कि वो सारी ममालिक के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करे, एनफोर्स करे। तो ये कन्वेंशन उन्होंने एक तरीका हमें सिखा दिया, लेकिन वो उस जो कन्वेंशन उन्होंने बनाया उसको कानूनी दर्जा या कानूनी लीगल स्टेटस उसको हासिल नहीं था। उन्होंने तो बना लिया, अब हर मुल्क का अपनी अपनी मर्जी, वो उसको अपनाती है या नहीं अपनाती, उन्होंने एक तरीका हमें सिखा दिया। अब नो लीगल अथॉरिटी, इस कन्वेंशन को लीगल स्टेटस हासिल नहीं था। लीगल स्टेटस इसको कब हासिल होंगे? अनलेस रेक्टिफाइड बाय द मेंबर स्टेट एंड टू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्टेटस इसको, इस कन्वेंशन को तब हासिल होंगे जब मेंबर ममालिक इन कन्वेंशन को कॉपी करके अपनी मुल्क को कानून के अंदर इसको कानून का दर्जा दी जाए, अपनी मुल्क में उसको कानून का शक्ल जो है उसको दिया जाए। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में हम हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करना होगा? आईएलओ की कन्वेंशन हमने कॉपी करके उसमें थोड़ी रेक्टिफिकेशन अगर की जरूरत है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि बाज ऐसी स्टैंडर्ड है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता किसी मुल्क के लिए, तो उसमें हम अपनी रिसोर्सेस के मुताबिक उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और उसको असम्बली से पास करके उसको कानून का दर्जा दी जाती है। तो इस तरह ममालिक के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के लाज बनते हैं कि वो आईएलओ की कन्वेंशन कॉपी करके अपनी मुल्क में इसको कानून का दर्जा दिया जाता है। अगर कोई मुल्क आईएलओ की कन्वेंशन को अपनी मुल्क के अंदर कानून का दर्जा नहीं देती, तो इंटरनेशनली आईएलओ की कन्वेंशन को कोई लीगल स्टेटस हासिल नहीं है इंटरनेशनली। उन्होंने सिर्फ एक तरीका हमें सिखा दिया है। अब हर मुल्क की अपनी मर्जी है कि वो इसको कानून का दर्जा देती है या नहीं देती। तो इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज बनते हैं। रिकमेंडेशन क्या है? प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसीज, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिस। रिकमेंडेशन में उन्होंने, कन्वेंशन में उन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई कि हम ये काम करेंगे, लेकिन गाइडेंस नहीं था कि किस तरह करेंगे। यानी लेट्स सपोज हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे,
लेकिन ये गाइडेंस नहीं था कि हाउ टू प्रोवाइड सेफ्टी। लेट्स सपोज उन्होंने कन्वेंशन में ये कहा कि अगर हमारी वर्कर ऊंचाई पे काम कर रही है, तो ऊंचाई पे काम करती हुई हम उसको हादिसात से गिरने से हम महफूज करेंगे। ये कन्वेंशन में उन्होंने जस्ट एक पॉलिसी बनाई, एक गोल सेट किया कि हम हाइट पे जो वर्कर काम कर रही है उनको महफूज करेंगे। ये एक पॉलिसी उन्होंने साइन की, लेकिन किसी भी मेंबर को ये गाइडेंस हासिल नहीं था कि किस तरह हम उनको गिरने से बचाएंगे, किस तरह हम उनको सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने रिकमेंडेशन, एक डॉक्यूमेंट शाये की जो अभी भी आईएलओ की वेबसाइट पे पड़ा है और हर काम के हवाले से वो हमें गाइडेंस देती है। तो कन्वेंशन रिकमेंडेशन में उन्होंने डिटेल गाइडेंस दिया कि आप अगर आपकी वर्कर हाइट पे काम कर रही है, तो आपने ये स्टैंडर्ड अप्लाई करके उनको बचा सकते हैं। अगर आप एक्सकवेशन कर रही है, खुदाई कर रही है, तो आप ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करके उसमें आप हादिसात से अपने वर्कर को महफूज कर सकते हैं। अगर आप क्रेन से लोड लिफ्ट कर रही है, तो ये स्टैंडर्ड आप अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके आप अपनी वर्कर को क्रेन से लोड लिफ्टिंग करती हुई उनको हादिसात से महफूज कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन में एक गाइडेंस उन्होंने हमें दे दिया। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्पेसिफिक कन्वेंशन ये तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कन्वेंशन है C155, ये एक जनरल कन्वेंशन था हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशन भी की है। कुछ स्पेसिफिक, लेट सपोज उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन C167, कंस्ट्रक्शन में आप किस तरह अपने वर्कर को महफूज करेंगे, किस तरह अपने वर्कर को जो है हादिसात से महफूज करेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशन भी उन्होंने की। लेकिन हमारी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैंने आपको बताया कि 188 कन्वेंशन उनने की। लेकिन हमारी काम की जो कन्वेंशन है, जो हमने स्टडी की करना है, जो हमारे कोर्स में शामिल है, जिससे हम पेपर में गाइडेंस ले सकती है, तो वो C155 है और C167 है। C167 regulation adopted by ILO, occupational safety and health convention C155, अ गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर कंपनीज एंड नेशन। इसमें सिर्फ उन्होंने गोल सेट की कि हम ये अचीव करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, लेकिन गाइडेंस वो नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981 R164, इस गाइडेंस के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन शाया किया और रिकमेंडेशन में सप्लीमेंट C155 एंड गिव मोर गाइडेंस ऑन हाउ टू कंप्लाई विद इट्स पॉलिसीज। रिकमेंडेशन में उन्होंने हमें एक तरीका सिखाया कि कन्वेंशन में जो पॉलिसीज हमने साइन की, जो एग्रीमेंट हमने साइन किया, उन एग्रीमेंट की पॉलिसीज को हम किस तरह कंप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली किस तरह कंप्लाई करेंगे। तो ये तरीका सिखाया रिकमेंडेशन ने। कंप्लाई कहती है कंप्लाई, अगर आपकी कंपनी किसी लॉज के मुताबिक, किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक, किसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, किसी एसओपीज के मुताबिक अगर आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, आप अपनी कंपनी चला रही है लॉज के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक और स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो इसको कहते हैं कंप्लाई, कि आप कंप्लाई कर रही है लॉज के साथ, स्टैंडर्ड के साथ। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड के साथ, लॉज के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ, एसओपीज के साथ आप उसके साथ आप परफॉर्म नहीं कर रही, उसके मुताबिक आप परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब है कि आप नॉन कंप्लाई कर रही है, आप नॉन कंप्लायंस शो कर रही है, नॉन कंफॉर्मिटी शो कर रही है। तो इसके नतीजे में आपकी कंपनी को एनसीआर, नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट्स इशू होंगे क्लाइंट की तरफ से, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से। अगर आप क्लाइंट की एसओपीज, आप क्लाइंट्स के प्रोटोकॉल्स, आप क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं कर रही, तो क्लाइंट की तरफ से आपको एनसीआर रिपोर्ट्स इशू होंगे। तो यहाँ पे कंप्लाई का लफ्ज यूज हो चुका है कि रिकमेंडेशन हमें बताती है कि हमने कन्वेंशन की स्टैंडर्ड के साथ किस तरह कंप्लाई करना है, किस तरह कंप्लाई करना है।
अच्छा, अच्छा, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एम्प्लॉयर हम डिटेल से हमने पढ़ा, एम्प्लॉयर क्या है? वो कंपनी, वो इंडिविजुअल जो लोगों को जॉब देते हैं, जो लोगों से सर्विसेज ले रही है उनकी सैलरीज के बदले में। तो यहाँ पे आईएलओ की कन्वेंशन आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 पे आप जाए कन्वेंशन, वहां पे आपको एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आपको मिलेगा कि एम्प्लॉयर यानी कंपनी के मालिक की क्या जिम्मेदारी है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जिम्मेदारी की बात कर रही है। तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आर्टिकल 16 कह रही है, कन्वेंशन की आर्टिकल 16, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 16 कह रही है कि एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है, यानी मालिक की क्या जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? इंश्योर दैट वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके काम करने की जगह, जहां पे वर्कर काम कर रही है, मशीनरी इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जो है ये सेफ होंगी। मशीनरी तब सेफ होंगी जब आप प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस कर रही है। मेंटेनेंस की मुख्तलिफ टाइप्स है, जो हम पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, करेक्टिव मेंटेनेंस है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है। तो मुख्तलिफ मेंटेनेंस हम कर रही है साइट के अंदर, ताकि मशीनरी की वजह से किसी किस्म की हादिसात ना हो। हादिसात मशीनरी की वजह से तब होंगे, इक्विपमेंट की वजह से, जब आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे। तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको मेंटेन करना, मशीनरी को। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली हमें स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड सिखाया हमें। वही स्टैंडर्ड फिर हर मुल्क के अंदर लॉज में तब्दील होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में हमें बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योर दैट केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन प्रोटेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन। साइड के अंदर अगर आपकी केमिकल हैजर्ड है, ऐसी हैजर्ड, ऐसी चीजें जो केमिकल फॉर्म में हो और इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस तरह एसिड, तेजाब वगैरह, बेसेस, मुख्तलिफ गैसेस। फिजिकल हैजर्ड जो इंसान को फिजिकली नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीजों को वो महफूज करेंगे। और उसको, उसके साथ जो मुंसलिक रिस्क है यानी हादिसात की चांसेस है उनकी वजह से, वो कम से कम लेवल पे लाएंगे। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मालिक की, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16? प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर को एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फराहम करेंगे। एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग क्या है? प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, इसको हम सेफ्टी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, शॉर्टकट हम पीपीईज, पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वो चीजें होते हैं जो हम वर्कर को देते हैं और इंडिविजुअली एक वर्कर को बचाते हैं वो मुख्तलिफ खतरात से। उनको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नाम से ज़ाहिर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जिस तरह हम उनको हेलमेट देते हैं, तो इंडिविजुअली एक वर्कर को वो बचाते हैं हादिसात से। हम उनको सेफ्टी बेल्ट देते हैं, हाइट पे जब वो काम करते हैं सेफ्टी बेल्ट हम उनको देते हैं ताकि वो हुक करके वो इमरजेंसी में उनको अरेस्ट कर सके। हम उनको सेफ्टी शूज देते हैं, सेफ्टी ग्लव्स देते हैं, हम उनको मास्क देते हैं, कानों शोर से महफूज होने के लिए हम उनको ईयर प्लग्स या ईयर मफ देते हैं। तो ये सारी चीजें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में आते हैं, पीपीईज में आते हैं। तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वर्कर को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देंगे, लेकिन एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव, एडिक्वेट यहाँ पे टर्म यूज हुआ है, एडिक्वेट। एडिक्वेट से मुराद ये है कि ऐसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फराहम करेंगे जो आपकी साइड के अंदर रिस्क है, वो रिस्क
वो इक्विपमेंट्स उनको हादिसात से महफूज करे, उनके लिए मुनासिब हो, ऐसी पीपीईज आप फराहम करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हम ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रही है, जहाँ पे मुख्तलिफ जहरीला गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, मीथेन होते हैं, अमोनिया होते हैं, मुख्तलिफ गैसेस होते हैं। और मालिक ने हमें जो सर्जिकल मास्क है, जिसको हम सेफ्टी में पेस पीस रिस्पायरेटर बोलते हैं, या हम इसको ईयर लूप मास्क कहते हैं, जो बाजार में मिलते हैं 10 रुपए में, मालिक ने वही मास्क हमें दिया है। तो ये फिर एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग नहीं है, क्योंकि ये मास्क सिर्फ आपको डस्ट से बचा सकते हैं। या उसने अगर A1 N95 मास्क दिया है, तो वो भी आपको गैसेस से नहीं बचा सकते। तो एडिक्वेट क्लॉथिंग वो नहीं है। इसके लिए हमें पेल्टर मास्क चाहिए, जिसको दोनों तरफ पे पेल्टर्स होते हैं, जिसको ऊरी नस्ल रिस्पायरेटर कहते हैं, या हाफ फेस मास्क या फुल फेस मास्क उसको कहते हैं। या हमें अगर ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको हम सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस कहते हैं, वो हमें देने पड़ेंगे। तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वर्कर को वो क्लॉथिंग देंगे, लेकिन एडिक्वेट क्लॉथिंग देंगे। अगर आपकी वर्कर अगर डस्ट में काम कर रही है, तो डस्ट के लिए ये काफी है, ये N95 मास्क और ये दूसरी डस्ट पार्टिकल्स ये प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो ये प्रिवेंट नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर स्पेशल पेल्टर मास्क चाहिए, तो वो आप देंगे। तो मालिक अपनी वर्कर को एडिक्वेट ऐसी मौजून पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फराहम करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अपनी स्टैंडर्ड है, सी मार्किंग उस पे लगी, सी मार्किंग होते हैं उस पे, उसकी अपना आनसी स्टैंडर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ उसका स्टैंडर्ड है। तो उसके मुताबिक आप पीपीई फराहम करेंगे। तो ये आईएलओ के मुताबिक, आर्टिकल 16 के मुताबिक वर्कर की, सॉरी, एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए साइट के अंदर जो भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर बंदे की अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसने पूरा करना होगा। वर्कर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप मैनेजमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज के लिए रिसोर्सेज देना और उसको इम्प्लीमेंट करना। वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्ट्रक्शन मानना, सेफ्टी फॉलो करना। तो अपनी जगह पे हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होते हैं, वो अथॉरिटेटिव होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो डायरेक्शन दे भी सकती है और डायरेक्शन इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। कोई बंदा हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहा, उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, उनको उनके ऊपर इन्फोर्स कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो हर किस्म इख्तियारात उनके पास होते हैं टॉप मैनेजमेंट के पास। तो इसीलिए टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बहुत ज्यादा है। और अगर टॉप मैनेजमेंट चाहते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को 100% इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट की, टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस उनकी सेफ होने चाहिए, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, उनकी जितने प्लांट है, इक्विपमेंट है, वो सेफ होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक होंगे, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उसकी जो सेफ्टी गार्ड्स वगैरह है वो उसमें होना चाहिए, उसकी जितनी भी सेफ्टी डिवाइसेस है, सेफ्टी इमरजेंसी स्टॉप बटन है, वो सारी इक्विपमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना, सेफ्टी में जो भी काम हम करते हैं, वो उसके लिए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तैयार किया जाता है, और उसके बाद वो काम स्टार्ट की जाते हैं। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, कि वो रिटन फॉर्म में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, हर चीज की सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाए और वर्कर को वो डिलीवर करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंसी, इसके अलावा वर्कर को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, उनकी सुपरविजन करना, ताकि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सके, और उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना, उनको ट्रेनिंग्स देना, उनको बार-बार ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, उनको नॉलेज देना, ताकि वर्कर की कॉम्पिटेंसी जो है वो एनहांस हो सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट की या एम्प्लॉयर की। अच्छा, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 10 ऑफ द रिकमेंडेशन,
याद रखिए, आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कन्वेंशन में। आर्टिकल 10 एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं रिकमेंडेशन में। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली एग्जाम में भी आर्टिकल 10 के हवाले से क्वेश्चन आया था कि सिनेरियो में आर्टिकल 10 के मुताबिक टॉप मैनेजमेंट ने कहाँ कहाँ पे वायलेशन की है, उसको डिस्कस करें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 10 कन्वें रिकमेंडेशन के हवाले से, और आर्टिकल 16 जो है वो कन्वेंशन में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हमें बताते हैं। तो आर्टिकल 10 कहता है, प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड यूज वर्किंग मेथड दैट आर सेफ। मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड भी करेंगे और मेंटेन भी करेंगे। जितनी मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करेंगे जो कि सेफ हो। और मशीनरी, जाहिरी बात है, जब मशीनरी वक्त के साथ साथ उसमें खराबी आती है, उसमें फॉल्ट्स आते हैं, तो मालिक की ये भी जिम्मेदारी है कि टाइम के साथ साथ वो पार्ट्स को, वो खराबी को मेंटेन भी करे। क्योंकि अगर उसका मशीनरी में अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उसमें हादिसात आते रहते हैं। मेंटेनेंस ना होने की वजह से मशीनरी में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो मुख्तलिफ मेंटेनेंस प्रोग्राम होते हैं जो साइट के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मालिक की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 10 रिकमेंडेशन के हवाले से ये है कि मालिक की जिम्मेदारी है कि वो सेफ मशीनरी और इक्विपमेंट वो प्रोवाइड भी करेंगे और वही मशीनरी वो मेंटेन भी करेंगे। गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो ट्रेनिंग्स देंगे और फिर सुपरविजन करेंगे। वर्कर को बताएंगे कि ये काम गलत है, इस काम को इस तरह करना है, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये काम आपने नहीं करना, इसमें ये खराबी है, अगर ये काम आप इस तरह करेंगे तो इसमें ये नुकसान है। ये इंस्ट्रक्शंस देना ये जरूरी इसीलिए है कि ताकि वर्कर में अवेयरनेस आ सके, और फिर उनकी सुपरविजन करना ताकि वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करें। क्योंकि अगर आप वर्कर की सुपरविजन नहीं करेंगे तो उनकी बिहेवियर हमेशा इनहेरेंटली इनहेरेंटली वर्कर की बिहेवियर अनसेफ होते हैं। वो गलत काम करते हैं, उनको पता भी होता है, उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती भी है, लेकिन फिर भी वो गलत रवैया अपनाते हैं साइट के अंदर। तो इस गलत रवैये को डिस्करेज करने के लिए, गलत रवैये को खत्म करने के लिए जरूरी बात यह है कि आप उनकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग करें। क्योंकि रिसर्च बता रही है कि दुनिया में जो हादिसात होते हैं उनकी 60% ऐसे हैं जो वर्कर के गलत रवैये की वजह से होते हैं। तो गलत रवैया तब डिस्करेज होगी, गलत रवैया तब खत्म होगी जब आप साइड के अंदर वर्कर की मॉनिटरिंग करेंगे, वर्कर की सुपरविजन करेंगे। तो वो फिर ठीक रवैया, सही रवैया अपनाएंगे और आपकी इंस्ट्रक्शन जो आपने उनको बताई है वही इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करेंगे। इसके अलावा इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट रेलेवेंट टू एक्टिविटीज एंड साइज ऑफ द अंडरटेकिंग। मालिक की ये भी जिम्मेदारी है कि आपकी साइड के अंदर जितना आपका साइड है, साइज है, आपकी एक्टिविटीज के मुताबिक आपने अरेंजमेंट्स करनी है। आपकी एक्टिविटीज, आपकी साइट के अंदर जितनी भी आप एक्टिविटीज कर रही हैं, उन एक्टिविटीज के मुताबिक आप ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि उन एक्टिविटीज के मुताबिक जो रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। यानी अगर आपकी साइट के अंदर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने अरेंजमेंट्स करनी है। अगर आपकी साइट के अंदर ऑयल एंड गैस, आप ऑयल एंड गैस पे काम कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रही है, रिफाइनिंग कर रही है, तो आप ऑयल एंड गैस के साथ जो मुंसलिक खतरात है उनको कम करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स करेंगे। तो खतरात की मुतालिक आपकी साइट के अंदर जो रिस्क है उनकी रेलेवेंट आपने अरेंजमेंट्स करने होंगे। लेट्स सपोज अगर मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर मैंने ऑयल एंड गैस अरेंजमेंट की हुई है, ऑयल एंड गैस की खतरात के लिए मैंने अरेंजमेंट की हुई है, तो ये अरेंजमेंट रेलिवेंट नहीं है। मैंने कंस्ट्रक्शन के मुतालिक जो रिस्क है, जो खतरात है, उनसे बचने के लिए मैंने अरेंजमेंट करनी है। दूसरी बंदे की अगर ऑयल एंड गैस कंपनी है, केमिकल प्लांट है, तो केमिकल प्लांट के साथ जो मुंसलिक खतरात है उनके मुतालिक उन्होंने अरेंजमेंट करनी होगी। अच्छा, इसके अलावा प्रोवाइड पीपी एंड क्लॉथिंग विदाउट चार्जेस टू वर्कर। आर्टिकल 16 जो कन्वेंशन का था वहां पे भी पीपीईस का जिक्र था
लेकिन वहां पे सिर्फ ये बताया था कि आप पीपी प्रोवाइड करेंगे, एडिक्वेट पीपी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे बता रही है भी पीपीज का जिक्र था, लेकिन यहाँ पे बता रही है कि मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीपीज प्रोवाइड करेंगे, वर्कर को वो पीपीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन विदाउट चार्जेस। विदाउट चार्जेस में यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर आप वर्कर से उनकी पीपीज की चार्जेस लेंगे तो फिर ज्यादा वर्कर जो है वो पीपी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अफोर्ड वो नहीं कर सकती। ज्यादातर वर्कर वो डेली वेजेस बेस पे होते हैं, खासकर जो लेबर होते हैं, तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो फिर खरीदेंगे नहीं, तो फिर मसला पैदा होगा। इसी वजह से जरूरी है कि जितनी पीपीईज आप प्रोवाइड कर रही हैं वो फ्री ऑफ चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको प्रोवाइड करेंगे वर्कर को। लेकिन उसका भी ड्यूरेशन होता है। आप में से जो साइड पे काम कर रही है कंपनीज के अंदर, उनको पता होगा बाज पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। जिस तरह हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट, ये चीजें, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ऊंचाई पे काम करते हुए यूज करते हैं। तो ये चीजें जो है ये लॉन्ग टर्म पीपीई है, लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म पीपीई के लिए ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा होता है, यानी शूज मोस्टली 4-5 महीनों के बाद वो मिलते हैं। बाज पीपी ऐसी होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिस तरह मास्क है, ग्लव्स वगैरह, ये ईयर प्लग्स, ये शॉर्ट टर्म पीपी है, शॉर्ट टर्म, या जिसको हम डिस्पोजेबल भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। तो ये शॉर्ट टर्म पीपी एक हफ्ते के बाद या रोजाना की बुनियाद पर दी जाते हैं। तो ये उसकी ड्यूरेशन होता है। अब 4 महीने के बाद अगर आपकी 4 महीने से पहले पहले अगर आपकी शूज जो है खराब होते, तो आपने रिपेयर करना होगा, नई शूज आपको नहीं मिलते, क्योंकि उसकी भी कंपनी के बजट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पॉलिसी होते हैं। इसके अलावा इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिकुलरली वर्किंग आवर्स एंड रिस्पेक्ट डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वर्कर से वो ज्यादा काम नहीं लेंगे, ऐसी काम वो नहीं लेंगे जो कि इसकी सेहत पे एडवर्सली इफेक्ट करे। यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है, वर्किंग टाइम है, वो 8 घंटे है, लेकिन कंपनियां क्या करते हैं, 12 घंटे, 13-14 घंटे वो काम लेते हैं। तो फिर इंसान साइकोलॉजिकली भी और इस तरह जो है नफ्सियाती तौर पर भी और फिजिकली भी वो स्ट्रेस फील करते हैं, थकावट फील करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। टेक रीजनेबल प्रैक्टिकल मेजर विद द व्यू एलिमिनेटिंग एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल फटीग। मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी अरेंजमेंट्स उसने करनी होगी कि वर्कर के जो मेंटल और फिजिकल फटीग है, थकावट है, वो दूर हो सके। वीकेंड का सिस्टम, रेस्ट ब्रेक होना चाहिए, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कीप अप टू डेट विद सिंटैपिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद द अबाव। मालिक जो है वो टेक्निकल या सिंटैपिक नॉलेज से अपने आप को अपडेट रखेंगे, ताकि जो नई नई इनोवेशंस आते हैं, नई नई मशीनरीज आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, तो उनके साथ अप टू डेट होना चाहिए। तो ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 10 ऑफ द रिकमेंडेशन। और कन्वेंशन में कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 16। अब वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हमने डिस्कस किया। अब आते हैं कि लेबर की, वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ एंड सेफ्टी की हमने पहले ही बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदी की है। साइड के अंदर जितनी भी लोग रह रही है, उन सब की हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मालिक की या टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टडी किया, बातें हैं कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कन्वेंशन कह रही है वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपने ये आर्टिकल याद रखना होगा। आर्टिकल 16 कन्वेंशन वो एम्प्लॉयर के हवाले से, आर्टिकल 10 रिकमेंडेशन के एम्प्लॉयर के हवाले से है, आर्टिकल 19 ऑफ द कन्वेंशन ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वर्कर की जिम्मेदारियों के हवाले से है। तो इसमें पहला आर्टिकल जो है वो ये है, टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर।
अच्छा, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे और दूसरी वर्कर अपने साथियों की सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। अगर वर्कर अपनी सेफ्टी का ख्याल वो तब रख सकती है जब वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। जब वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगी, हादिसात होंगे और उससे वो भी मुतासिर होंगे और साथ ही उनकी जो इमीडिएट वर्कर है, उनकी साथी है, को वर्कर्स है, वो भी मुतासिर होंगे। कंप्लाई विद द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लाई करे, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हदायत उनको दी जाती है वो चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन वो माने, वो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करे। यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली, जितनी भी सेफ्टी इक्विपमेंट उनको दी जाती है, वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली इसको यूज करें, प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल करें। सेफ्टी इक्विपमेंट से मुराद यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीज, हेलमेट उनको दी जाती है, चाहिए कि वो हेलमेट प्रॉपर तरीके से यूज करें, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से वो यूज नहीं करेंगे तो उसका फायदा फिर नहीं होगा, उसका जो मकासिद है, इंटेंडेड मकासिद है, वो फिर नहीं देंगे। सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हार्नेस उनको दी जाते हैं, तो जिस तरह उनको बताया जाता है, जिस तरह उनका तरीका है, वही तरीके के मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल करना है, क्योंकि फायदा वो तब देगा जब वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको यूज करे। रिपोर्ट एनी सिचुएशन दैट दे बिलीव कुड बी अ हैजर्ड एंड व्हिच दे कैन नॉट देमसेल्व्स करेक्ट। वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइट के अंदर, कंपनी के अंदर काम करती हुई अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा सिचुएशन है कि इसकी वजह से हादसा हो सकता है, हादसे की चांसेस है, रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट, हादसे की चांसेस है, तो फिर वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। वो रिपोर्ट करेंगे, वो बताएंगे टॉप मैनेजमेंट को, अपनी सुपरवाइजर को बताएंगे, सेफ्टी वालों को बताएंगे कि यहाँ पे ये सिचुएशन है और इसकी वजह से किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। क्योंकि अगर वो नहीं बताएंगे और सिचुएशन उसी तरह अनसेफ रहेंगे और उसी वजह से फिर हादसात होंगे और वर्कर और सारा मैनेजमेंट या सारी कंपनी जो है वो मुतासिर होंगी। लेट्स सपोज बिजली की तार खाली है, किसी वर्कर ने साइट पे काम करती हुई उसको देखा, उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो यही अनसेफ कंडीशन है जो हादसे के सबब बनेंगे। लेकिन अगर उसने रिपोर्ट किया तो मुतालिका जो इदारा है, मुतालिका जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रीशियन, वो आएंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे और हादसात प्रिवेंट होंगे। तो रिपोर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी में रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत अहमियत रखती है। रिपोर्टिंग सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आपका रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। आप वर्कर को बताएंगे कि हर हैजर्ड को आप रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर। हम वर्कर को, सेफ्टी वाले वर्कर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले उनको बताते हैं कि आपने ये काम इस तरह करना है, ये सेफ तरीका है, इससे आप हादिसात से महफूज होंगे। प्रोसीजर्स उनको बताई जाती है कि ये काम आप करेंगे तो स्टेप वाइज क्या प्रोसीजर आप अपनाएंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या करेंगे। तो वर्कर को चाहिए कि वही प्रोसीजर वो अपना सके, क्योंकि वो प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर भी हादिसात होंगे। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए प्रोसीजर ये होते हैं कि सबसे पहले आइसोलेशन किया जाए, यानी सबसे पहले बिजली काट दी जाए, इसके बाद आइसोलेशन के बाद फिर इसको सिक्योर करना होता है। सिक्योर करने का मतलब है कि सेफ्टी में हमारे पास लॉक होते हैं, हम उसको लॉक करते हैं कि कोई बंदा इसको एक्सीडेंटली बिजली को ऑन ना करे, ऐसा ना हो कि वहां पे मेंटेनेंस हो रही है और कोई बंदा इसको ऑन करे, सप्लाई स्टार्ट करे। तो इसको हम सिक्योर करते हैं, लॉक करते हैं। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि आइसोलेशन ठीक है, यानी हमारा हमने जो आइसोलेशन किया हुआ है वो ठीक है या नहीं है, यानी टेस्ट करते हैं कि आया कनेक्शन में, लाइन में, सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना होगा। तो ये प्रोसीजर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया।
अब ये सारी प्रोसीजर हम वर्कर को बताते हैं कि ये काम आपने इस तरीके से करना है। अगर वो प्रोसीजर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें हादिसात होंगे। लेट्स सपोज़ बिजली पे वो काम कर रही है, लेकिन बिजली आइसोलेट नहीं कर रही, बिजली नहीं काट रही, तो फिर भी हादिसात हो सकता है। बिजली उसने काटी लेकिन सिक्योर नहीं किया, उसको लॉक नहीं किया कि कोई बंदा आया और उसको उसने बिजली ऑन की, तो फिर भी हादिसात होंगे। तो प्रॉपर प्रोसीजर जब उनको बताए जाते हैं, वो उसको फॉलो करना उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, लास्ट है रिपोर्ट वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड हेल्थ। वर्कर को ये चाहिए कि वर्कर साइट पे काम करते हुए जो हादिसात पेश आते हैं उनको रिपोर्ट करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। लोगों को बताना, सेफ्टी वालों को बताना कि यहाँ पे हादिसा हुआ है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए कि हादिसात जब रिपोर्ट होते हैं, तो तब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हादिसा तब इन्वेस्टिगेट किया जाता है जब उसको रिपोर्ट किया जाता है। अगर उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता तो इन्वेस्टिगेट कहाँ से आएँगे? तो जब वो रिपोर्ट करेंगे, तो फिर हादिसात को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसकी वजूहात मालूम की जाती है, उन वजूहात को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर वही हादिसात दोबारा प्रिवेंट होंगे, दोबारा रीअकर यानी दोबारा वही हादिसात नहीं होंगे। लेकिन अगर वर्कर हादिसात को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हादिसात की जो वजूहात है, जिन वजूहात की वजह से हादिसा हो चुका है, वही ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि रिपोर्ट नहीं हुआ, वही ख़त्म नहीं होंगी, तो वही हादिसा बार-बार रिपीट होंगे और एक दिन वही हादिसा सीवियर केस में भी रिपीट हो सकती है। मेजर एक्सीडेंट की शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकती है। तो ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वर्कर की कुछ राइट्स भी है। वर्कर की अगरचे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ज़िम्मेदारी है, इसके साथ-साथ वर्कर की कुछ हुकूक भी है जो मालिक ने उनको देना है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। तो उनमें क्या है? गिव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्शन द एम्प्लॉयर हैज़ टेकन टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। मालिक उनको ये बताएँगे कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए हमने क्या-क्या इंतज़ामात की हुई है, ये उनको बताएँगे। गिव द राइट टू नेसेसरी ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड हेल्थ। वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड करना, ये उनका बुनियादी हक है, उनको देना चाहिए। कंसल्ट बाय द एम्प्लॉयर इन ऑल सेफ्टी मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग टू देयर वर्क। वर्कर का ये भी हक है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मामलात हैं, उनमें वर्कर को कंसल्ट करना, यानी उनमें वर्कर की राय लेना, ये मालिक की ज़िम्मेदारी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जितनी भी मामलात है, वर्कर से राय लेना, उनकी कंसर्न्स, उनकी शिकायत हल करना, सॉल्व करना, ये उनका हक है। इसके अलावा गिव द राइट टू लीव द वर्कप्लेस दैट ही हैज़ अ रीज़न टू थिंक प्रेजेंट इन इमिनेंट एंड सीरियस डेंजर टू हिज लाइफ एंड हेल्थ and not to be compelled to return until it is safe। साइट के अंदर काम करती हुई वर्कर को अगर महसूस हुआ कि जो कंडीशन है साइट के अंदर, उसकी वजह से हादसा होने वाला है, तो वो फौरन साइट छोड़कर बाहर जाएंगे, निकलेंगे वहां से, वो अपने आप को निकालेंगे और मालिक को ये हक हासिल नहीं है कि उसको कंपेल करे, उसको मजबूर करे कि वो काम करे। तो ये उनका हक है कि अगर उनको महसूस हो रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो वो सब कुछ छोड़कर वहां से निकलना उनका हक है। तो ये वर्कर की कुछ राइट्स है। अच्छा, द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सबसे पहले एनफोर्समेंट एजेंसी क्या है? एनफोर्समेंट एजेंसी ऐसी कुछ इदारे जो किसी लॉज को अवाम के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू करते हैं, ऐसे इदारों को एनफोर्समेंट एजेंसी कहते हैं। ऐसी इदारे जो अक़वाम के ऊपर, लोगों के ऊपर लॉज़, क़वानीन वो लागू करते हैं, एनफोर्स करते हैं, ऐसी इदारों को एनफोर्समेंट एजेंसी कहते हैं। जिस तरह हमारा पुलिस फोर्स है, ये एनफोर्समेंट एजेंसी है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, ये एनफोर्समेंट एजेंसी है। पुलिस ही की वजह से लोग कानून शिकनी नहीं करते। अगर पुलिस नहीं है, अगर ये सजा का निज़ाम नहीं होता, पुलिस ना होती, तो क्या होता? लोग जो है वो जराइम करते, लोग जराइम में इज़ाफ़ा होता, हर किस्म की जुर्म जो है वो लोग करते।
क्योंकि लोगों के अंदर एक खौफ नहीं होता। तो एनफोर्समेंट एजेंसी क्या करते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन लोगों के ऊपर लागू करते हैं। तो अब हेल्थ एंड सेफ्टी की एनफोर्समेंट एजेंसी कहाँ कहाँ है और हेल्थ एंड सेफ्टी की एनफोर्समेंट एजेंसी क्या है। तो नो हार्मोनाइज ग्लोबल स्टैंडर्ड, सारी दुनिया में अभी तक कोई ऐसा इदारा नहीं बना जो सारी ममालिक के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज को लागू करे। ऐसा इदारा दुनिया के अंदर नहीं है जो सारी ममालिक के अंदर सारी दुनिया के लिए एक जैसा हो, यानी सारी दुनिया के लिए ग्लोबल ऐसा इदारा नहीं है। फिर क्या है, कंट्री स्पेसिफिक एजेंसी में इंक्लूड, ममालिक के अंदर कुछ ममालिक के अंदर स्पेसिफिक ऐसी इदारे हैं जो डेवलप कंट्रीज है, जो अपने लेबर की जो अहमियत है, लेबर की राइट्स है, उन वो जानते हैं। लेबर के जो रूल है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी में, वर्कर के जो रोल है वो जानते हैं। तो ऐसी ममालिक ने इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई हुई है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी एनफोर्समेंट एजेंसी उनको कहते हैं। यानी बास ममालिक के अंदर ऐसी इदारे मौजूद है जो कंपनीज के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज लागू करते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में एचएससी है। इंग्लैंड में एक इदारा है एचएससी, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। ये एक ऐसा इदारा है जो यूके में हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज कंपनीज के ऊपर लागू करते हैं। अमेरिका में ओशा है। ओशा एक ऐसा इदारा है अमेरिका में जो हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज फॉलो नहीं करती तो उनके खिलाफ एक्शन लेती है। तो वो ओशा अमेरिका की एनफोर्समेंट एजेंसी है। एचएससी इंग्लैंड की एनफोर्समेंट एजेंसी है। मलायाला मलेशिया में एक ऐसा इदारा है जो हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी की स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करते हैं। ओशाड अबू धाबी में एक ऐसा इदारा है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स और लॉज लागू करते हैं। सऊदी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सऊदी अरब के अंदर मौजूद है जो हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज इंप्लीमेंट करते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो वो सऊदी अरब के अंदर इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो ऐसी इदारों को इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कोई लॉज नहीं है। तो ऐसी इदारों को हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी कहते हैं और इस ये इन्फोर्समेंट एजेंसी हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फोर्स करते हैं, लागू करते हैं। फायर अथॉरिटी, बाज ममालिक के अंदर फायर डिपार्टमेंट होते हैं, फायर अथॉरिटी होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जाकर फायर सेफ्टी चेक करते हैं और जो कंपनी फायर सेफ्टी फॉलो नहीं कर रही तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उसकी मिसाल भी मैं दे रहा हूँ। अमेरिका में एक फायर प्रोटेक्शन एजेंसी है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एजेंसी, NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एजेंसी। वो अमेरिका में एक ऐसा इदारा है जो फायर सेफ्टी इंप्लीमेंट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी एनफोर्समेंट के काम लेती है। ये जो एनफोर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम की एग्रीमेंट करते हैं, तो ये भी एनफोर्समेंट के काम करते हैं। क्योंकि जो एग्रीमेंट उनके साथ की जाती है प्रीमियम का, एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ जो प्रीमियम का एग्रीमेंट किया जाता है कि इतना प्रीमियम आप देंगे महाना, तो वो प्रीमियम वो लोग सेलेक्ट करते हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करते हैं। और आपकी साइट के अंदर स्टैंडर्ड अगर ठीक नहीं है तो ज्यादा डिमांड भी कर सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो प्रीमियम का डिमांड फिर कम करेंगे। इसी तरह अगर आपकी साइट के अंदर अधिसात ज्यादा है तो वो प्रीमियम का डिमांड ज्यादा करेगा, आपके साथ एग्रीमेंट खत्म करेगा, तो फिर मसाइल आएंगे। तो इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी के एनफोर्समेंट के काम करते हैं। पुलिस में भी इन्वॉल्व इन एनफोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। सम कंट्रीज, बाद ममालिक के अंदर पुलिस फोर्स भी इन्वॉल्व है। अप टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान में भी अगर हादसा होता है तो पुलिस फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बाद ममालिक के अंदर पुलिस फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मुंसलिक होते हैं और वो इन्फोर्स करते हैं। तो पुलिस फोर्स बाज एज ए एसोसिएट काम करती है। यानी अगर यूके में आपकी कंपनी है तो एचएससी के साथ पुलिस एसोसिएट काम करते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन, इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स, ये सारी जो है पुलिस करती है। तो पुलिस फोर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, अब कोई कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज अगर फॉलो नहीं कर रही तो उसकी नताइज क्या होंगी, सजा क्या होगा। Breaches of health and safety legislation is usually a criminal offense. हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक जुर्म है जो आप जुर्म कर रही है, क्योंकि आपकी मुल्क के अंदर लॉज है। अगर आप लॉज वो नहीं फॉलो कर रही तो इसका मतलब है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही, आप लॉज फॉलो, मुल्क के कवानीन फॉलो नहीं कर रही। तो कानून शिकनी करना एक जुर्म है। अमेरिका में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता,
अमेरिका में कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जिसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं, अमेरिका में इसको कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर। क्योंकि वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी की इतनी स्ट्रांग लॉज है कि उस उन लॉज की वायलेशन करना कोई बंदा, कोई कंपनी उनकी वायलेशन के हवाले से सोच भी नहीं सकती। तो इसी वजह से वो कंप्लायंस ऑफिसर लेती है, ताकि ये कंप्लायंस ऑफिसर एडवाइस कर सके कंपनीज की कि अमेरिका की या ओशा की जो लॉज है वो किस तरह आपने फॉलो करना है। तो वहां भी कंप्लायंस ऑफिसर होता है। अच्छा, एनफोर्समेंट एक्शन। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो नहीं कर रही तो आपके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन ली जाती है। वो एनफोर्समेंट एक्शन नोटिस की शक्ल में होता है, और आपकी कंपनी के खिलाफ इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू हो सकता है और प्रोहिबिशन नोटिस इशू हो सकती है। यानी आप हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई बंदा लेबर डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट एजेंसी आपकी साइट के अंदर विजिट करती है, वो आते हैं आपकी साइट के अंदर कंडीशन देखती हुई, हालात देखती हुई, अगर आप फॉलो नहीं कर रही तो आपको डायरेक्टली आपको दो किस्म की नोटिस आपको मिल सकती है। आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो आपको या इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। इम्प्रूवमेंट नोटिस, इम्प्रूवमेंट का मतलब है बेहतरी, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट नोटिस में एक टाइम स्केल दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप अपनी कंडीशन, अपनी साइट की, अपनी कंपनी की हालात बेहतर करें। तो एक टाइम स्केल दिया जाता है, और उस टाइम स्केल के अंदर अंदर आपने हालात बेहतर करना होगा। इसके अलावा अगर आप, आपकी साइट के हालात बहुत ज्यादा खराब है तो इम्प्रूवमेंट नोटिस को छोड़कर डायरेक्टली आपको प्रोहिबिशन नोटिस दी जाती है। प्रोहिबिशन नोटिस में ये होता है कि आपकी कंपनी स्टॉप किया जाता है, आपके ऑपरेशन जो है वो स्टॉप किया जाता है, आप ऑपरेशन अपनी कंपनी नहीं चला सकते। फिर प्रोहिबिशन नोटिस दो किस्म के होते हैं। एक होता है इमीडिएट प्रोहिबिशन नोटिस। इमीडिएट में ये है कि फौरन बस अपनी कंपनी बंद करें। एक होता है डेफर्ड प्रोहिबिशन नोटिस। डेफर्ड, डेफर्ड ये होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है कि एक हफ्ते या एक डेट आपको दी जाती है कि इस डेट से आपकी कंपनी बंद होना चाहिए। तो ये दो किस्म की नोटिस, अगर आप कानून सीख नहीं कर रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज फॉलो नहीं कर रही, तो ये दो किस्म की नोटिस आपको इशू हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लेट्स सपोज प्रोहिबिशन नोटिस आपको मिलता है तो इसकी कॉपी भी जाती है कोर्ट, और अगर आपको प्रोहिबिशन नोटिस या इंप्रूवमेंट नोटिस दोनों की कॉपीज सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में चली जाती है, तो वहां पे फिर क्या होगा, आपकी कंपनी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, अदालती कार्रवाई स्टार्ट होंगी। और अदालती कार्रवाई में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन, आपकी कंपनी के ऊपर जुर्माना लग सकता है, इंडिविजुअल में भी फाइन, और इन प्रेजेंट या इंडिविजुअल टॉप मैनेजमेंट में से कोई बंदा, उसको फाइन किया जाता है या उसको जेल में बंद किया जाता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नतायज होते हैं लीगली, कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की फॉलो, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो उसके ये नतायज होंगे। तो ये था लीगल रीजन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। लीगल, हमने तीन रीजन पढ़े, फाइनेंशियल रीजन, मॉरल रीजन और लीगल रीजन। तो लीगली अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लॉज को तोड़ रही है, और लॉज के हवाले से हमने पढ़ा कि लॉज कहाँ से आई, लॉज किसी का कहाँ से बनते हैं, जिसकी बुनियाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रखी 1981 में। तो ला तोड़ेंगे, ला तोड़ने से आपको नोटिस इशू होंगे, नोटिस के अलावा आपको प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ होंगे। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी जिसको हम अपनी कंपनीज के अंदर लागू कर सकते हैं, और इससे हमारा बिजनेस प्रमोट होगा, और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल मयार के मुताबिक होगा। तो उनमें है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ का नाम आपने सुना होगा। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे लिखे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं। वी आर आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, ओशा से 3001 सर्टिफाइड कंपनी, आईएसओ 9001 सर्टिफाइड कंपनी। ये क्या है? आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक ऐसा इदारा है यूके बेस, जो कि सारी ममालिक के लिए, सारी दुनिया की अंदर जितनी कंपनीज है उन सब के लिए यकसा स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड और लाज में फर्क होता है। स्टैंडर्ड एक तरीकाकार हम सिखाते हैं, एक तरीकाकार हमें सिखाता है कि एक काम आपने किस तरीके से करना है, और वही तरीका जब हम अपनाएंगे तो इसका ये फायदा होगा
कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक रिप्यूट बिल्ड होगा, हमारी रिपुटेशन बिल्ड अप होगा और इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स की जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, इंटरनेशनल मयार के मुताबिक आएँगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या आईएसओ हमें एक तरीकाकार सिखाते हैं कि काम आपने किस तरीके से करना है। तो ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हमें सिखाते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने जो स्टैंडर्ड सिखाई है हमें, स्टैंडर्ड उन्होंने बनाई है जो हमारे काम की है, जो हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी से मुंसलिक है, वो 3 है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने ऑलमोस्ट 2100 स्टैंडर्ड बनाई हुई है। लेकिन हमारी जो कंसर्न स्टैंडर्ड है वो 3 है। आईएसओ 9001, आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड ये है क्वालिटी मैनेजमेंट। आईएसओ 9001 है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल मयार के मुताबिक हम किस तरह बनाएंगे। यानी हम कोल्ड ड्रिंक्स बना रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल मयार के मुताबिक हमने किस तरह बनाना है। तो ये हमें सिखाते हैं 9001 में। आईएसओ 14001 है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस। आईएसओ 14001 एक ऐसा स्टैंडर्ड है आईएसओ का जो हमें सिखाती है कि आपने एनवायरमेंटल पॉलिसीज को किस तरह कंप्लाई करना है, एनवायरमेंटल पॉलिसी को किस तरह आपने पूरा करना है, एनवायरमेंट को, माहौल को, कुदरती माहौल को आपने किस तरह आलूदगी से बचाना है। अगर आप काम कर रही है, आपकी कंपनी है, आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस प्लांट है, तो किस तरह आपने कुदरती माहौल को मुख्तलिफ पोल्यूशन से, मुख्तलिफ आलूदगी से आपने बचाना है। पानी, हवा, ये आपने किस तरह प्रिवेंट करना है। तो ये हमें सिखाते हैं 14001 में। आईएसओ 12100 सेफ्टी ऑफ मशीनरी हमें सिखाते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर मशीनरीज है तो किस तरह आपने सेफ करना है कि ताकि उस मशीनरी की वजह से आपकी कंपनी के अंदर हादिसात ना हो। दीज आर स्टैंडर्ड नॉट अ लॉ एंड दे आर गुड मैनेजमेंट। ये स्टैंडर्ड, ये आईएसओ ने जो चीजें बनाई है, जो तरीकाकार हमें सिखाई है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी इसको फॉलो करे तो उसके लिए ये फायदा होगा कि उसकी प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगे, उसकी बिजनेस प्रमोट होंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कोई जोर जाब्ता नहीं है, क्योंकि लाज में जोर जाब्ता होता है, लाज आपने फॉलो करना होगा। स्टैंडर्ड आपकी मर्जी की बात है, स्टैंडर्ड आप अपनी मर्जी से फॉलो करे या ना करे, लेकिन लॉज को आपने फॉलो करना है। अब अगर 9001 स्टैंडर्ड मेरे कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, मैं जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स में बना रहा हूं, मैंने आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट की, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की क्वालिटी इंटरनेशनल मयार के मुताबिक बनाई हुई है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो लोग हैं, जो इंटरनेशनल ममालिक हैं, वो मेरी प्रोडक्ट्स लेंगे, कस्टमर मेरे ऊपर, उनकी ट्रस्ट होगा, क्योंकि मैंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अचीव किया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती हुई मैंने वो प्रोडक्ट्स तैयार की हुई है। लेकिन अगर मैं 9001 स्टैंडर्ड नहीं लेना चाहता तो मेरे ऊपर कोई ऐसा जोर जाब्ता, कोई ऐसे इन्फोर्समेंट नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स और लॉ में ये फर्क होता है कि लॉज आपने फॉलो करना होगा, चाहे आप चाहते हैं या नहीं चाहते, आपने फॉलो करना होगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपकी मर्जी की बात है। दे लीड टू वर्ल्ड वाइड कॉमन अप्रोच टू गुड मैनेजमेंट। ये वर्ल्ड वाइड अप्रोच है। वर्ल्ड वाइड अप्रोच का मतलब है कि 9001 स्टैंडर्ड मैंने अपनी कंपनी के अंदर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की है। इसका मतलब है कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के मुताबिक होंगे जो अमेरिका में है और उसने भी 9001 इंप्लीमेंट की है, क्योंकि दोनों के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रही है। तो ये कॉमन अप्रोच है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज आईएसओ 14001। अब हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो आईएसओ ने स्टैंडर्ड बनाई हुई है, एक तो हमें आईएसओ ने एनवायरनमेंट के हवाले से स्टैंडर्ड बनाया, एक क्वालिटी के हवाले से, एक मशीनरी के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो स्टैंडर्ड उन्होंने डेवलप किया है वो है आईएसओ 14001। ये एक मॉडल है उनका कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह मैनेज करना है। यानी आईएसओ 14001 में, 45001 में हमें सिखाते हैं कि आपने साइट के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को या रिस्क को आपने किस तरह मैनेज करना है। ये हमें ये तरीका सिखाते हैं।
सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये इन सोर्सेज है, इन वेबसाइट से ये चीज़ें ली गई है, जो कि एचएससी है, यूके की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ओशा है, यूएसए की रेगुलेटरी बॉडी है ओशा, यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट यूरोपीय यूनियन, वर्क सेफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इन वेबसाइट से ये सब कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा, ये स्टैंडर्ड, ये इन वेबसाइट से उठाई गई है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। नेक्स्ट हमारा 1.3 है, जो हम